नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है और पिछले एक हफ्ते के अगर आंकड़ों पर हम गौर करें तो राज्य में सक्रिय मामले दोगुने से भी अब ज्यादा हो गए हैं। 24 मार्च को प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 4,388 थी, जबकि 30 मार्च को यह बढ़कर 9,195 तक पहुंच गई है। अब पिछले 24 घंटे में राज्य में 918 कोरोना के नए मरीज मिले हैं और 10 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई है। एक दिन पहले कोरोना से प्रदेश में 5 मौतें हुई। मंगलवार को कुल 382 लोग ठीक होकर के डिस्चार्ज भी किए गए। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीज में सबसे ज्यादा 2,919 सक्रिय मरीज लखनऊ में हैं। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8वीं तक के सभी स्कूलों को 4 अप्रैल तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर के स्कूल संचालक भी चिंतित हैं, अभिभावक भी चिंतित हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 4 अप्रैल के बाद क्या स्कूल खुलेंगे, और अगर स्कूल खुलते हैं तो क्या अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजेंगे? ये दोनों ही सवाल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं आंकड़े बढ़ रहे हैं और जिस रफ्तार के साथ ये आंकड़े बढ़ रहे हैं उसके बाद जाहिर बात है जो चिंता है वो सभी की बढ़ गई। तो कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए योगी सरकार ने 8वीं तक के स्कूल को 4 अप्रैल तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन को लेकर के क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं, हमारे संवाददाता ने इसका जायजा लिया है। एक बार फिर से कोरोना ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर लगातार हजारों के जो कोरोना संक्रमित हैं, हजारों मामले सामने आते जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में भी लगातार 400 के ऊपर के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं कोरोना संक्रमित लोगों के। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर के सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की विद्यालय हैं, फिलहाल उनको 4 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। वहीं अगर हम बड़े क्लासेस की बात करें तो उनको बाकायदे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्कूल संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। मतलब मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बराबर ख्याल रखना पड़ेगा इसको लेकर के। आपको बता दें, इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के एसबीएन इंटर कॉलेज में आए हुए हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं स्कूल द्वारा। यहाँ देख रहे हैं कि हर स्कूल कमरे के बाहर जो भी कक्षाएं उनके बाहर बिना मास्क प्रवेश वर्जित के साइन बोर्ड लगाए गए हैं। वहीं लगातार क्लासरूम को जब बच्चों की छुट्टी होती है उसके बाद सैनिटाइज किया जाता है। यहाँ देख रहे हैं सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। यहाँ तक ब्लैक बोर्ड पर भी यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का जो पर्चा है वो लगाया गया है। मतलब कुल मिलाकर के कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना होगा, तभी आप स्कूल आ सकेंगे। वहीं छोटे बच्चों की यहाँ पर अब सरकार द्वारा छुट्टी कर दी गई है। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक विद्यालयों को फिलहाल 4 अप्रैल तक बंद किया गया है। हमारे साथ में यहाँ पर जो कॉलेज के जो मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। सर, जिस तरह से देखा गया है देश में एक बार फिर से कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। सरकार ने भी छोटे बच्चों की फिलहाल 4 अप्रैल तक क्लासेस बंद की हैं, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक। ऐसे में आपका जो स्कूल है वो इंटर तक है, तो किस तरह से आप क्लासेस चला रहे हैं और छोटे बच्चों के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जैसे कि सरकार ने जो भी गाइडलाइन दिया था हम लोगों को, हम वैसे ही गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। हमारे यहाँ गेट पे ही थर्मल स्कैनिंग मशीन से बच्चों की जांच होती है, फिर उनका टेम्परेचर नोट किया जाता है और सैनिटाइज़र उनके साथ होना चाहिए। नहीं होता है तो हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। फिर बच्चा अपने क्लास में आता है, वहीं बैठता है। लंच मना है, ग्राउंड में घूमना मना है, और जो भी गाइडलाइन सरकार की हैं हम लोग सख्ती के साथ उसको पालन करा रहे हैं, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो अगर एक भी बच्चे खो गया वो सारे बच्चों में फैल जाएगा। इसलिए हम लोग इसको कायदे से करा रहे हैं। छुट्टी के बाद किस तरह से पूरा स्कूल सैनिटाइज कराया जाता है, साफ सफाई की जाती है? अभी हमारे विद्यालय इसमें बंद हुआ है। देखिए, हमने अभी पूरा सैनिटाइज कराया है। सारे लोग व्यवस्थित कर रहे हैं। सारे खिड़की दरवाजे जब बच्चे बैठे रहते हैं तब खोल दिए जाते हैं, जब चले जाते हैं बंद करा दिया जाता है। इसके बाद कोई भी एंट्री यहाँ किसी की नहीं होती है। जब बच्चे आएंगे तभी स्कूल खोला जाएगा उसी समय। फिलहाल जो बड़े क्लास के बच्चे हैं, कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की, वो किस तरह से पढ़ाई करते हैं? कितना सोशल डिस्टेंसिंग आप लोग बना के रखते हैं? जो बड़े बच्चे हैं हमारे क्लास में इंटर के बच्चे हैं, उनको यही है कि उचित दूरी विशेष ध्यान दिया जाए। यही सब चीज़ें हैं। बिल्कुल, तो ये थे यहाँ के जो स्कूल प्रबंधक हैं, उनसे हमारी बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि किस तरह से देश में जब दोबारा से कोरोना ने अपने पांव पसारने शुरू किए, ऐसे में वो किस तरह से व्यवस्थित करके क्लासेस चला रहे हैं, जो बड़े बच्चों की क्लासेस हैं। वहीं सरकार ने फिलहाल कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों की क्लासेस को 4 अप्रैल तक बंद किया है। अब देखने वाली बात है कि आखिर कोरोना के लेकर के सरकार आगे किस तरह के कदम उठाती है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला।
तो तेजी से बढ़ते हुए मामलों के बीच में स्कूलों की छुट्टियां तो बढ़ा दी गई हैं, लेकिन कई बड़े महत्वपूर्ण सवाल इसके साथ जुड़े हुए हैं कि क्या अब ये मान के चला जाए कि 5 अप्रैल से ये जो स्थितियां बनेंगी उसके बाद स्कूलों को खोला जाएगा, और इसको लेकर के अभिभावक क्या सोच रहे हैं और साथ ही साथ शिक्षकों के बीच में भी इसको लेकर के इस वक्त क्या स्थितियां बनी हुई हैं, आज इसी पर चर्चा करते हैं। दो मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। हमारे साथ सौरभ अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं, जो कि अध्यक्ष हैं अभिभावक संघ के। सौरभ अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और ऋचा सूद जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रधान अध्यापक हैं। ऋचा सूद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले सौरभ अग्रवाल जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। कैसे देख पा रहे हैं, एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि आंकड़े बढ़ रहे हैं और अब कक्षा 1 से 8 तक के जो स्कूल हैं उनको छुट्टियां 4 अप्रैल तक की गई हैं, यानी कि मान के हम ये चल रहे हैं कि 5 अप्रैल को हो सकता है कि कोई नए निर्देश आए। लेकिन अभिभावक संघ के अध्यक्ष होने के नाते इस फैसले को और बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को आप कैसे देख रहे हैं और क्या चैलेंजेस आपको अभी फिलहाल मौजूदा वक्त में नजर आ रहे हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। देखिए, ये तो मैं सरकार का सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा कि सरकार को ये कदम और पहले उठा लेना चाहिए था, लेकिन जो कदम उठाया है बहुत कुछ सही उठाया है कि 4 तारीख तक जो है 1 से लेकर 8 तक के बच्चों की जो छुट्टी की गई है बहुत ही स्वागत योग्य है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आए दिन पूरे देश में कोरोना का स्कोप जो है काफी बढ़ता जा रहा है। और हमारे अलीगढ़ में भी स्थिति ये है कि दिन पे दिन जो है क्या है, कल 13 निकले थे, आज कुछ और संख्या बल और ज्यादा हो गया है। तो इसको देखते हुए हमें गंभीर होना पड़ेगा। साथ ही मैं स्कूल प्रशासन से भी चाहूंगा कि स्कूल प्रशासन भी इसमें, क्योंकि अब तक जो देखने को मिला है कि जब से खुले स्कूल प्रशासन उस तरीके से गंभीरता नहीं दिखाई जिस तरह से गंभीरता दिखानी चाहिए। तो मैं स्कूल प्रशासन से भी चाहूंगा कि थोड़ा सा गंभीरता दिखाते हुए और बच्चों की लाइफ को देखते हुए इसको जो सरकार ने गाइडलाइन दी है इस गाइडलाइन का हम फॉलो करें और उस फॉलो को देखते हुए उसको जो है क्या है चालू करें। ऋचा सूद जी, मुझे ये बताइए, चूंकि आप प्रधान अध्यापक हैं, जो कोविड के गाइडलाइंस हैं या वो जो प्रोटोकॉल हैं उसको कैसे सही तरीके से आप लोग उसको इंप्लीमेंट करवाते हैं या उसके एग्जीक्यूशन के पार्ट में क्या चैलेंजेस आते हैं? क्योंकि बड़े केसेस स्कूल के अंदर हम लोगों ने देखा कि बच्चे पॉजिटिव पाए गए और शायद यही वजह है कि जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, अब 1 से लेकर के 8 तक की जो छुट्टियां हैं कक्षा 8 तक के बच्चों की वो की गई हैं। इस फैसले को साथ ही साथ कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं उसको कैसे आप लोग इंश्योर करते हैं, मैं ये आपसे थोड़ा समझना चाह रहा हूँ। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि हमारे देश के भविष्य की बात है ये, तो उस तरीके से हमें सोचना होगा। और मुझे लगता है कि हर स्कूल इसका बहुत कड़ाई से पालन कर रहा है, जो भी सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, टेम्परेचर चेक, सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश, ये हम बच्चों को गाइड भी करते हैं। और एक बहुत अच्छी बात ये सामने आती है कि जब हम बच्चों को गाइड करते हैं तो वो घर जाकर के अपने पेरेंट्स को भी गाइड करते हैं कि मम्मा ये करना है, पापा ये करना है, ये नहीं करना है। तो बच्चे अपने पेरेंट्स के भी टीचर्स बनते हैं, तो एक बहुत ही अच्छी बात सामने आती है। और मुझे लग रहा है कि 99.9% स्कूल जो है इन आदेशों का आदर भी कर रहे हैं, साथ भी निभा रहे हैं, और साथ ही साथ पूरे जो नियम, जो भी गाइडलाइन, जो भी बताया जाता है कोरोना से बचने के उपाय, वो पूरा स्कूल उसे सख्ती से पालन करता है और करवाता भी है। लेकिन ऋचा जी, फिर वजह क्या है? क्योंकि हम लोगों ने भी कई जगह देखा और ग्राउंड रियलिटी को जब चेक करने के लिए हम लोग पहुंचे तो कुछ स्कूल ऐसे थे जहां पर या तो कोविड गाइडलाइन का पालन हो रहा था या तो कुछ जगह पर ऐसा भी था जहां पर हम लोग देख रहे थे कि वो तमाम नियम कानून उसकी धज्जियां उड़ती हुई भी दिखी थी। क्या ये हम मान के चलें कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं या कहीं ऐसे लूप होल्स हैं जिस वजह से ये दिक्कतें हुई हैं और शायद इस वजह से ये मजबूरन या फिर हम यूँ कहें कि एहतियातन इस कदम को उठाना पड़ा है कि अभी फिलहाल इंश्योरिटी हो नहीं पा रही है, इसलिए 1 से 8 तक के जो स्कूल हैं उनको बंद किया जाए? देखिए, हो सकता है कि कुछ स्कूलों ने इस विषय में लापरवाही बरती हो, लेकिन यहाँ पर मैं एक पहलू दूसरा भी बताना चाहूंगी कि हर बच्चा घर से बाहर घूम रहा है, गली में खेल रहा है, अपनी सोसाइटीज में खेल रहा है, ट्रैवल भी कर रहा है, पेरेंट्स अपना टूर पे भी जा रहे हैं, और घरों में रेनोवेशन चल रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं किसी भी एक बच्चे के अफेक्ट होने की, उनको इन्फेक्शन हो सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि वो एसिम्प्टोमेटिक बच्चा रहा हो और दूसरे स्कूल, अपना स्कूल क्लास में गया हो और दूसरे बच्चों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके ना बैठा हो, या टीचर की नज़र बचा के कुछ देर के लिए बच्चों के साथ खेल लिया हो। क्योंकि बच्चे हैं, टीचर जब पीरियड बदलता है तो दूसरे क्लास में जाने में 1 से 2 मिनट का टीचर का गैप आता ही है। तो उन 2 मिनट में या हाथ धोने में या टॉयलेट जाने में कहीं बच्चा दूसरों से मिला हो तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, इसे मैं मना नहीं करूंगी, इनकार नहीं है इस बात से। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूंगी कि बच्चों के पेरेंट्स को और ज्यादा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। अगर वो स्कूल भेजने में बच रहे हैं या सरकार की गाइडलाइंस है कि स्कूल नहीं आना, तो घरों में भी बच्चों को उतनी ही सुरक्षित
माहौल दें, उतनी ही सुरक्षा प्रदान करें कि बच्चे बाहर ना जाएं, घर में रहें, ऑनलाइन स्टडीज करें और गली मोहल्ले में चाट पकौड़ी की दुकान पे, बाजारों में उनका मिनिमम एक्सपोजर हो, तभी हम इस महामारी से बच पाएंगे। हम्म। सौरभ जी, ऋचा जी ने जो बात कही है ये बहुत सही है, क्योंकि अब ये एक तो हम लोगों को अपने बिहेवियर में चेंजेस लाना है, ना सिर्फ अपने बल्कि बच्चों का खास ख्याल रखना है, और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि उसके बीच में अगर कहीं भी ब्रेक होगा, किसी भी जगह पर लैप्स होगा, तो फिर वो कहीं ना कहीं से इन्फेक्शन का जो खतरा है वो बरकरार रहेगा। आप अध्यक्ष हैं अभिभावक संघ के, एक तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अभी 5 तारीख को यह मान के चल रहे हैं कि जो फैसला है क्या होता है आगे स्कूल को खोलने को लेकर, उस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि अभी सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए या इसको और एक्सटेंड करना चाहिए? दूसरा, जो ऋचा जी ने बात कही कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभिभावकों को भी ध्यान रखनी चाहिए, क्या वो जिम्मेदारी उस तरीके से सही तरीके से अभिभावक अब निभाते हुए नजर आ रहे हैं आपको? वहां पर भी लैप्स हो सकता है इस तरीके का? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ऋचा जी की बात से मैं सहमत हूँ। स्वाभाविक सी बात है कि जितनी जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की, उतनी जिम्मेदारी खुद के अभिभावकों की भी है कि अभिभावक अपने बच्चों का ध्यान रखे। जरूरी नहीं है कि स्कूल में बच्चा अगर सही आ रहा है और आप घर में बच्चे का ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो बच्चे का ध्यान घर पे भी बिल्कुल हमें उसी तरह देना चाहिए जितनी हम जिम्मेदारी स्कूल की मान के चल रहे हैं। निश्चित तौर पर बच्चों को, अभिभावकों को भी ये जिम्मेदारी संभालनी होगी। और दूसरा, जिस तरीके से शासन ने 4 तारीख के लिए छुट्टी का जो बच्चों का रखा है, मैं तो यही चाहूंगा कि 4 तारीख तक स्थिति को देखा जाए, और स्थिति अगर ज्यादा समझती नहीं है तो इसको समय को भी हम आगे और बढ़ा सकते हैं कि 4 तारीख से कंटिन्यू इसको और भी आगे लें। सौरभ जी, लेकिन मुझे बताएं, चूंकि आप अध्यक्ष हैं अभिभावक संघ के, क्योंकि आप लोगों ने भी अपना कुछ एक माइंडसेट तैयार किया होगा, और अभी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, या फिर जो बात आपने शुरुआत में कही कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर कोविड का प्रोटोकॉल उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है जिस तरीके से करना चाहिए। हो सकता है कि कुछ छुटपुट जगह पे ही सही, लेकिन संक्रमण का खतरा कहीं ना कहीं तो बरकरार है। आप लोगों के हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या ये सही समय है इन बच्चों को स्कूलों में भेजने का, या फिर जो ऑनलाइन क्लासेस वाली प्रक्रिया चल रही थी उसी दौर में अभी रहना चाहिए जब तक हम पूरी तरह से इंश्योर ना हो जाए कि बच्चे सेफ हैं? दूसरा, जो चैलेंजेस आ रहे हैं वहां पर आपको कहां पर लग रहा है कि लैप्स हो रहा है, जिस पर सरकार को ज्यादा फोकस करना चाहिए या स्कूल प्रशासन को फोकस करना चाहिए? क्योंकि ये थोड़ा सा आप लोगों ने भी सोचा होगा, विचार विमर्श किया होगा। मैं चाह रहा हूं थोड़ा इसको बताएं। देखिए, अभिभावकों का तो बिल्कुल मन अभिभावक बना चुका है, पहले से भी मन था, जो क्योंकि बच्चे को भेजने के लिए अभिभावक बिल्कुल तरह को तैयार नहीं है इस समय। जो देश की हालत है, उस हालत को देखते हुए हर प्रदेश में हम देख रहे हैं कोरोना पॉजिटिव काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसको देखते हुए अभिभावक बिल्कुल मन बना चुका है कि अभी वो स्कूल भेजने को बच्चों को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं बच्चों को स्कूल भेजना इस समय खतरे से खाली नहीं है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि प्रशासन और शासन से भी यही मांग करूंगा मैं की तरफ से कि इसको डेट को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये समय उचित नहीं है कि इस समय बच्चों को स्कूल भेजा जाए। जो बीच में जो कोरोना काल में जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, अगर इसी को हम कंटिन्यू रखा जाए, और दूसरा, अभी बहुत से कॉलेजों में 8 क्लास से ऊपर की बात कर रहा हूँ, बहुत से कॉलेजों में अभी जो पेपर भी जो है पेंडिंग है और जिसको ऑफलाइन कराने की तैयारी चल रही है। मैं तो चाहूंगा वो ऑफलाइन पेपर भी कैंसिल किए जाए और जो पहले ऑनलाइन का प्रयोग चल रहा था ऑनलाइन ही चालू की जाए, और जब तक हालत का सुधार नहीं हो जाए। ऋचा जी, ऑनलाइन क्लासेस या फिर जिस तरीके से ऑनलाइन स्टडी हुई पिछला 1 साल तो हम लोगों ने देखा इसी प्रोसेस में थे सारे स्कूल, क्या ये मौका है अभी इस समय कम से कम कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को ऑनलाइन की ही प्रक्रिया में अभी रखना चाहिए, या इसके इतर आप कुछ सोचती हैं? और इसके अलावा जो चैलेंजेस हैं वो आप अभी सबसे बड़ा क्या देखती हैं? क्योंकि बच्चों को समझाना मुझे लगता है अपने आप में एक बड़ा टास्क है, उनको बताना या उनको मेंटेन करके रखना कि वो उसी तरीके से उसको उस प्रोटोकॉल को पालन करते रहें। खासतौर से 1 से लेकर के 5 तक वाले जो बच्चे हैं उनको तो और समझाना मुझे लगता है मुश्किल होता होगा। तो ये चैलेंजेस आप लोग उसको कैसे फेस कर रहे हो, और क्या आपको लगता है कि अभी ऑनलाइन वाले ही फेज में रहना चाहिए? जी, मैं आपको यहाँ पर एक बात मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कोरोना काल की। एक तो बच्चे बहुत ज़्यादा टेक सेवी हो गए हैं, बहुत चीज़ें समझने लगे हैं, और दूसरी एक बहुत बड़ी उपलब्धि जिसे मैं मानती हूँ, इसमें जब पेरेंट्स बच्चों के साथ बैठ के पढ़ाई करते हैं और करवाते हैं तो वो अपने बच्चे की खूबियाँ और खामियाँ दोनों एक साथ जान पाते हैं। जब वो खूबियाँ और खामियाँ ऋचा जी, आप थोड़ा माइक के पास आकर बोल सकते हो अगर, तो आवाज थोड़ी सी स्पष्ट आएगी। जी, बच्चों की खूबियां और खामियां जब एक साथ पेरेंट्स साथ बैठ के पढ़ते हैं तो वो बहुत आसानी से जान पाते हैं। तो बच्चों की जो पढ़ाई है उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुई है, ये कोरोना काल की उपलब्धि, क्योंकि बच्चों को पेरेंट्स की बहुत अच्छी सपोर्ट मिली है। जैसे सरकार आदेश करेगी कि ऑनलाइन चलाना है या ऑफलाइन चलाना है या दोनों मोड्स में शिक्षा को चलाना है, तो मुझे लगता है कि ज्यादातर स्कूल तैयार है दोनों मोड में शिक्षा को चलाने के लिए। हाँ, इसमें एक चीज जरूर है कि पेरेंट्स को थोड़ा और कोऑपरेट करने की जरूरत है, क्योंकि
टीचर्स की मेहनत डबल हो जाती है। कुछ पेरेंट्स ऑफलाइन डिमांड करते हैं, कुछ पेरेंट्स ऑफलाइन ऑनलाइन डिमांड करते हैं। बल्कि यहाँ पर एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, जी जी आपके चैनल के माध्यम से सभी पेरेंट्स से मैं अपील करना चाहूंगी कि कुछ पेरेंट्स ने कहीं तो संघर्षवश, उनके पास वास्तव में पैसा नहीं था, लेकिन कुछ पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बिना वजह भी पिछला साल वेस्ट कर दिया है कि ठीक है इस साल नहीं तो अगले साल देख लेंगे, अगले साल नहीं तो अगले साल देख लेंगे। उस रवैये से वो लोग बाहर निकले, क्योंकि अंततः उनके बच्चे के भविष्य का सवाल है, जिससे मैं बहुत कंसर्न हूँ। बच्चा जब बड़ा होगा तो वो अपने एक दो क्लासमेट से पिछड़ जाएगा, उसमें एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा कि मेरे दोस्त तो उस क्लास में और मैं इस क्लास में हूँ। तो पेरेंट्स से मेरी ये अपील रहेगी आपके चैनल के माध्यम से कि वो बच्चों का साल वेस्ट ना करें, जल्द से जल्द एडमिशन लें स्कूल में और बच्चों को पढ़ाएं। और बहुत सारे स्कूलों ने आगे हाथ बढ़ाया है। अगर कोई पेरेंट्स जो है वो आर्थिक अच्छी स्थिति में नहीं है तो आर्थिक मदद भी स्कूल कर रहे हैं, फीस भी बहुत कम कर दी है, एडमिशन चार्जेस भी बहुत कम कर दिए हैं। हर तरीके से स्कूल बच्चों के भविष्य के लिए आगे आ रहे हैं। सौरभ जी, ऋचा जी की बात को आप सुन रहे होंगे, क्या इस बात से आप इत्तेफाक रख रहे हैं जो बात ऋचा जी ने यहाँ पर कही है, और क्या इस तरीके से भी पेरेंट्स अगर सोच रहे हैं तो उनके लिए कोई आप यहाँ से कोई बात कहना चाहते हैं, या उन लोगों को आप लग रहा है कि इस समय समझने की जरूरत है, क्योंकि दोनों तरफ से एक बैलेंस वे में चलने की अभी जरूरत है। एक तो बच्चों को लेकर वैसे ही कंसर्न है, दूसरा ये है कि उनके फ्यूचर को लेकर के भी सोचना है। देखिए, मैं ऋचा जी की हर बात ठीक लगी, लेकिन इस बात का मैं समर्थन ऋचा जी का नहीं करता कि ऋचा जी ने कहा कि स्कूल प्रशासन पूरी तरीके से अभिभावक का कॉपरेट करने को तैयार है कि आर्थिक सही नहीं है। मेरा अपना सोचना है, अब जितना भी कार्यकाल जो कोरोना कार्यकाल में देखा है, मुश्किल से मुझे लगता है 5 से 7% स्कूल प्रशासन ने शायद कॉपरेट किया होगा जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, उन बच्चों की फीस को लेकर या फिर अन्य खर्चों को लेकर। तो अब निश्चित तौर पर कोरोना काल में जो स्थिति रही है, क्योंकि अभिभावक हर तरीके के पेरेंट्स हैं, कोई कमजोर है, कोई बहुत कमजोर है और कुछ ठीक है। तो मैं तो ये कहूंगा ऋचा जी से कि जो इन्होंने ये बात कहा कि आर्थिक स्थिति खराब है और स्कूल प्रशासन पूरी तरीके से मदद कर रहा है, तो इस चीज को अपने स्तर से थोड़ा सा इसको ठीक कराएं और स्कूल प्रशासन से भी, ये सारे स्कूल के सोसाइटी से भी ये बात कही जाए कि वो अभिभावकों की परेशानियों को देखते हुए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसमें थोड़ा सहयोग जरूर करें। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि अभिभावकों ने जितना सहयोग कोरोना काल में स्कूल प्रशासन का किया है, मुझे लगता है वो कम नहीं है। जिन बच्चों की स्थिति नहीं थी मोबाइल लेने की, नेट चालू करने की, उन लोगों ने किया और हर परिस्थिति को फेस भी किया, और जिसकी नई स्थिति थी उसने भी किया। लेकिन उस तरीके से स्कूल प्रशासन की तरफ से कॉर्पोरेट जो है वो नहीं मिला। ये बहुत निराशाजनक बात रही। तो मैं तो यही आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि स्कूल प्रशासन से थोड़ा सा बड़ा दिल करें, और थोड़ा सा बड़ा दिल करते हुए उन अभिभावकों की जरूर थोड़ी सी आप मदद करें जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। लेकिन सौरभ जी, अभी चूंकि तमाम अभिभावक, जाहिर बात है कि आप लोग के टच में रहते हैं और आप लोग उनसे बातचीत कर रहे होंगे, एक तरफ हम लोगों ने ये भी देखा था कि बहुत सारे अभिभावक ऐसे थे जो कि ये चाह रहे थे कि अब स्कूल या बच्चों के जो क्लासेस हैं वो शुरू हों, क्योंकि ऑनलाइन में उस बेहतर तरीके से पढ़ाई नहीं हो पा रही है जैसा ऑफलाइन में होती है। और शायद यही वजह थी कि इन सारी स्थितियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि स्कूलों को खोला जाए। लेकिन अभी पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं, हाल के ही बढ़ते हुए आंकड़ों को देखते हुए, और आगे को लेकर के प्लान क्या है? क्या ऑनलाइन अगर क्लासेस होती हैं या स्कूल इस मोड पर जाते हैं तो क्या पेरेंट्स तैयार हैं, या ऑफलाइन में ही कोविड के प्रोटोकॉल को बहुत सख्ती के साथ इंप्लीमेंट करें या उसका पालन करवाएं और बच्चों को स्कूल भेजने के लिए वो तैयार हैं? इस समय स्थिति क्या है, मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा हूं आपसे। देखो, अपनी स्थिति बताई जाए तो जो इस समय वर्तमान की जो स्थिति है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि 90 से 95% अभिभावक यही चाहता है कि इस समय कम से कम 10 से 15 दिन जो है ऑनलाइन ही पढ़ाई चालू की जाए, और 10-15 दिन के बाद देखा जाए स्थिति अगर सही संभलती है तो इसको ऑफलाइन चालू की जाए, और ऑफलाइन बड़े नियम से, बहुत कायदे कानून से इसको जो चालू की जाए। लेकिन फिलहाल 90% 95% अभिभावकों के अंदर अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, अपने जीवन को लेकर काफी डर है, और अभिभावक चाहता है कि अभी कम से कम ये ऑनलाइन पढ़ाई चालू रहे। मुझे नहीं लगता कि जो परिस्थिति चल रही है उसमें अभिभावक अपने बच्चों को जो है स्कूल भेजने के लिए तैयार है। चलिए सौरभ जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। ऋचा जी भी, आप भी हमारे साथ जुड़िए, आपका भी बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। गाजियाबाद में 4 अप्रैल तक कक्षा 8 तक के स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ाया गया है, और 5 अप्रैल को स्कूल खोलेंगे तो स्कूल संचालकों को सभी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाना होगा। हमारे संवाददाता ने गाजियाबाद के भी स्कूलों का जायजा लिया है, आप भी देखिए। देश के दूसरे हिस्सों की तरह उत्तर प्रदेश में भी कोरोना पैर पसारता जा रहा है और कोरोना के मामलों की रफ्तार बढ़ती जा रही है। इस लिहाज से स्कूली बच्चों की चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कक्षा 8 तक के स्कूली बच्चों की छुट्टियां हैं उन्हें 4 अप्रैल तक बढ़ा दिया है।
आपको ये बता दें कि पहले ये छुट्टियां 31 मार्च तक के लिए की गई थी। मैं इस समय गाजियाबाद में मौजूद हूं और आप देखिए जो स्कूल हैं वो बंद हैं और जाहिर है कोरोना के जो बढ़ते मामले हैं उनसे ये चिंता बढ़ गई है। बीता साल जो बीता था वो कोरोना काल में बीता था और स्कूली बच्चों को, उनके पेरेंट्स को और शिक्षकों को काफी ज्यादा परेशानी से दो चार होना पड़ा था। सिलेबस पूरा नहीं हुआ था और एक बार फिर से अब 4 अप्रैल तक स्कूल जो कक्षा 8 तक के हैं उनकी छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। लेकिन अब बच्चों के सामने ये फिर से सवाल खड़ा होगा, उनके पेरेंट्स और शिक्षकों के सामने ये सवाल जरूर खड़ा होगा कि कहीं फिर से अगर कोरोना के मामलों की रफ्तार बढ़ती है तो पिछले सालों जैसी परेशानी का सामना उनको ना करना पड़े, क्योंकि जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके सामने सिलेबस पूरा करने का संकट जो है बीते साल भी गहराया था। और हालांकि अभी जो नया सेशन है वो शुरू हुआ है, कोरोना काल में पूरा साल बीता और साथ ही साथ ये भी साफ कर दिया गया है कि 4 अप्रैल तक की छुट्टियों के बाद जब 5 अप्रैल को स्कूल खुलेंगे तो उन्हें सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। यह साफ कर दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के जितने भी नियम हैं उनका पालन करना स्कूलों में पूरी तरह से अनिवार्य होगा और इसके लिए ब्लॉक स्तर पर भी निगरानी बढ़ाने की बात कही गई है। अतिरिक्त टीमें जो हैं प्रशासन की वो भी इस पर काम करेंगी। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से जो सिलेबस है उसका संकट गहराता हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जो कोरोना के मामलों की रफ्तार है उसे थामा जा सके। अगर गाजियाबाद जहां पर मैं मौजूद हूं इसके स्तर की बात करते हैं तो कल तक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 39 नए मामले सामने आए थे, जो बीते महीने में लगातार जो मामले सामने आए उनकी तुलना में काफी ज्यादा है। तो ऐसे में बड़ी चिंता और बड़ी चुनौती सरकार के सामने स्कूल के लिहाज से भी और आम लोगों के लिहाज से भी है। गाजियाबाद में कैमरामैन नितिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।